अस्सलाम वालेकुम। ओके, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हमने की थी कि भाई एक रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है। दोबारा बताता चलूँ कि जो बंदा 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में रहे, ठीक है, चाहे उसका पर्पस कोई भी हो, तो वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है फेडरल गवर्नमेंट और उसके अलावा जो आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब के सब क्या है, वो रेजिडेंट कहलाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन हमने की थी इसकी। और उसके अलावा हमने जो है ना वो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रेजिडेंट कंपनी है। ठीक है, एक सोल प्रोप्राइटर होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी रेजिडेंट कंपनी है, कंपनी शैल बी रेजिडेंट। ठीक है, अगर कोई कंपनी रेजिडेंट है तो वो ये जो 3 कंडीशंस है अगर वो फुलफिल करती है तो वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान, किसी भी पाकिस्तानी कानून के तहत जो है ना वो बनाई गई हो तो वो क्या कहलाएगी, रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम ऑफ ईयर। और जो आपकी रेजिडेंट कंपनी है इसका जो कंट्रोल है वो होली जो है कंप्लीट जो कंट्रोल है मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान में हो। ठीक है, और इट्स अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो आपकी जो सूबाई गवर्नमेंट होगी और आपके जो लोकल डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो बेसिकली क्या हैं, वो भी रेजिडेंट कंपनी में आते हैं। ठीक है, अब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं वो रेजिडेंट कैसे होगा। ठीक है, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब पार्टनरशिप फॉर्म की बात यहाँ पे हो रही है। shall be resident for any tax year if the control and management of the affairs of the association is situated wholly or partially in Pakistan at any time in year। ठीक है, अगर ये जो है होली और पार्शली कंट्रोल और मैनेज हो, ठीक है, कंपनी में जो है वो था कि होली ऑपरेटेड इन पाकिस्तान। ठीक है, इसमें होली और पार्शली ऑपरेशन की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, वो रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। ठीक है, तीनों किस्म के बिजनेस हमने डिस्कस कर लिए, पहले इंडिविजुअल, फिर कंपनी और फिर ये पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रॉयल्टीज। रॉयल्टीज मीन्स एनी अमाउंट पेड और पेएबल एज अ कंसिडरेशन फॉर, किस किस चीज़ के लिए, पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन और मॉडल, सीक्रेट फार्मूला और प्रोसेस, ट्रेडमार्क और एनी अदर प्रॉपर्टी राइट ऑफ दिस टाइप। ठीक है, अब देखें जो मैं सिंपल एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। आपके पास जो है ये पेप्सी कंपनी, ठीक है, पेप्सी कंपनी के जो एक बोटलिंग सेंटर है, फिलिंग सेंटर है, वो पेशावर में है, इंडस्ट्रियल स्टेट में। ठीक है, अब मैं खुद से जो है ना ये सेंटर नहीं बना सकता, ये फिलिंग यूनिट में नहीं बना सकता। मैंने डेफिनेटली पेप्सी कंपनी वालों से जो है ना कोई मुआहदा करना होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कि भाई आई एम यूजिंग योर पेटेंट। ठीक है, मतलब हम नाम यूज़ करें, आई एम यूजिंग योर डिज़ाइंस, आई एम यूजिंग योर मॉडल्स, आई एम यूजिंग योर सीक्रेट फार्मूला फॉर मेकिंग पेप्सी कोला। ठीक है, आई एम यूजिंग द प्रोसेस which is designed by you, I'm using your trademark। ठीक है, अब ये जो है ये बेसिकली पेप्सी कोला की प्रॉपर्टी है, लेकिन इनको अगर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, विद ड्यू परमिशन, तो मुझे इसके लिए क्या पे करना होगा, मुझे इसके लिए जो अमाउंट पे करना होगा वो कहलाएगा रॉयल्टीज। ठीक है, किसी का कॉपीराइट में यूज़ कर रहा हूँ तो उसको जो मैं पैसे दूंगा वो बेसिकली क्या होगा, वो रॉयल्टीज कहलाएगा। ठीक है, द यूज or right to use any copyright of a literary, artistic or scientific work including films और वीडियो टेप्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये सिनेमाज में जो मूवी लगती हैं तो उसके लिए क्या होता है। ठीक है, सिनेमाज में जो मूवी लगती है वो क्या होती हैं, उसके लिए आप जो है ना वो आप एक हैवी अमाउंट पे करते हो। ठीक है, उसके अलावा जो है आप देख लें, आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के कॉपीराइट्स होते हैं बुक्स वगैरह के, तो अगर आप बुक से कुछ चीज़ लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपने उसके लिए पूछना होगा, और अगर वो बोले तो आपने उसके लिए पेमेंट करनी होगी, जो कि रॉयल्टीज कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि द रिसीट ऑफ राइट टू यूज़ any visual image or sound or both transmitted by satellite cable optic fiber similar technology in connection with television radio internet broadcasting।
तो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या टेलीविज़न, इनके जो भी जो है ना विजुअल इमेजेस हैं या साउंड्स हैं, वो हम लोग खुद नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। वो क्या है, वो उनके लिए भी अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमने क्या पे करनी होगी, रॉयल्टी उसके लिए पे करनी होगी, ठीक है। द सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टेक्निकल हो, इंडस्ट्रियल कोई आइटम हो, कमर्शियल आइटम हो, या आप साइंटिफिक नॉलेज किसी के साथ शेयर करो, अपने एक्सपीरियंस, टेक्निकल एक्सपीरियंस शेयर करो, कोई इंडस्ट्रियल स्किल शेयर करो, ठीक है ना। तो उसकी सप्लाई पे आपने क्या करना होगा, उससे रिसीव करनी होगी रॉयल्टीज़। या अगर आप किसी से जो है ना वो ये चीज़ें रिसीव करेंगे तो आपने उसको रॉयल्टीज़ पे करनी होगी, ठीक है। द यूज़ ऑफ और राइट टू यूज़ एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, कोई भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं तो आपने उसके अगेंस्ट भी रॉयल्टी पे करनी होगी। द सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस दैट इज सब्सिडरी टू एनी प्रॉपर्टी और राइट मेंशन अबव, इनमें से ऊपर जो भी चीज़ें मेंशन है उसमें से कोई भी चीज़ अगर आप नया वो क्या करें, सप्लाई करें, तो तब भी जो है ना क्या होगा, रॉयल्टीज जो है ना आपने रिसीव करनी होगी। द डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी राइट रेफर्ड अबव, तो आप इनमें से किसी भी ऊपर जो गिवन है, इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को आप जो है ना डिस्पोज ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे मतलब, तो फिर भी आपने रॉयल्टीज पे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी। नाम से जाहिर है कि भाई पूरा महीना जो है ना, हम सबको मालूम है कि पूरा महीने एक एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड काम करता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है ना पेमेंट करते हैं, ठीक है। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर यहाँ पे क्यों हो रहा है? रेवेन्यू नेचर ये है कि आप जो है ना मंथली सैलरी लेते हैं, कैपिटल नेचर ये होता है कि आप जो है ना बस पूरे साल की सैलरी एक ही बारी ले लेते हो, ठीक है, वो कैपिटल नेचर होता है। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या होता है, छोटी कंपनी को बोलते हैं। जो कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं होती वो स्मॉल कंपनी कहलाती है। क्यों कहलाती है? पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 50 मिलियन रुपीज़। जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल और उसके रिजर्व्स मिला के वो 50 मिलियन से ज़्यादा ना हो, ठीक है, वो 50 मिलियन से ज़्यादा ना हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कंपनी कौन सी कंपनी कहलाती है? स्मॉल कंपनी कहलाती है। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मीन्स एनीथिंग प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, परचेज और अदरवाइज एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, सेल और एक्सचेंज ऑफ एनी मटेरियल। स्टॉक इन ट्रेड सिंपली क्या है? लेट्स सपोज आपकी जो है ना वो जो है ना फर्नीचर शॉप है, ठीक है, आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर करके बेचते हो, तो आपके पास स्टॉक क्या पड़ा होगा? स्टॉक में क्या होगा? लकड़ी होगी ना। लकड़ी आपके पास स्टॉक में पड़ी होगी, आप उसको जो है ना वो फिनिश्ड गुड फॉर्म में जो है ना क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। तो वो जो रिमेनिंग लकड़ी होगी वो क्या कहलाएगी? स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, स्टार्टअप इसकी कुछ जरूरत नहीं खास इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स। इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, आप इसको कंसिडर ना करें। Okay, tax means any tax imposed under the income tax law. It also include any penalty, fee or other charges or sum or amount leviable or payable under income tax ordinance 2001, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्ट में टैक्स की डेफिनेशन डिटेल में डिस्कस भी की थी, कि जो है ना ये एक लायबिलिटी है जो आपने स्टेट को पे करनी, सिंपल, ठीक है। टैक्सेबल इनकम क्या है? द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन for a tax year shall be the total income of a person for the tax year as reduced by any deductible allowances. However, the taxable income should not be below zero. टैक्सेबल इनकम क्या होती है? लेट्स सपोज मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो और उसके अलावा मैं कुछ शेयर वगैरह भी खरीदे हुए हैं, तो जो जितने सोर्सेज से मुझे पैसे मिल रहे हैं वो सारे पैसे मिला के मेरी जो वो टैक्सेबल इनकम बनेगी। Who is taxpayer? Taxpayer person who derives an amount chargeable to tax, ठीक है। Representative of such person, a person responsible to deduct or collect tax and deposit it with the government under the provision of income tax law, and any person required to furnish a return or pay tax under income tax ordinance.
तो ये सब बंदे जो है वो क्या होते हैं आपके पास टैक्स पेयर कहलाते हैं। वो बंदा जिसने टैक्स पे करना है वो बंदा जो कि इस टैक्स पेयर का जो है वो क्या है, इस बंदे का जो है ना रिप्रेजेंटेटिव वो, ठीक है ना। और पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, वो भी कौन है, टैक्स पेयर है, ठीक है। एंड डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपके पास क्या क्या है, इसमें आपके पास जो है ना एवरी कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनकम, हर एक कंपनी, छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, सब कंपनी इसमें शामिल है, ठीक है। टैक्स पेयर में every person whose total income during the tax year exceed the maximum amount that is not chargeable to tax, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनी अप्रूव्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके अलावा जो है वेलफेयर इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, फलाही इदारे होते हैं, ठीक है। आपके पास जैसे शौकत खानम हो गया, सहारा ट्रस्ट हो गया, उसके अलावा ईदी ट्रस्ट हो गया, ठीक है। ये सारे वेलफेयर इंस्टीट्यूशन आपके पास। Any person who has been charged to tax for any of the two tax year immediately preceding the previous tax year, ठीक है। जिस बंदे पे जो है ना वो डबल 2 years का टैक्स लगा हो, उसने जो है ना वो क्या करना, टैक्स खामखा पे करना। एनी पर्सन हु क्लेम्स लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम अ प्रीवियस टैक्स ईयर, किसी का जो है ना पिछले साल का टैक्स पे नहीं है और इस साल उस पर टैक्स बनता है कि नहीं बनता, उसने जो है ना टैक्स इस साल वाला देना होगा, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि एनी पर्सन हु ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि मूव नहीं कर सकती, विद अ लैंड एरिया ऑफ 250 स्क्वायर यार्ड्स, अगर आपके पास जो है ना 250 स्क्वायर यार्ड्स का एरिया है, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, उस पर टैक्स पे करना होगा, ठीक है। एनी पर्सन ओइंग 500 यार्ड्स और अबव इमूवेबल प्रॉपर्टी इन रेटिंग एरिया, एक बहुत जो है ना वो नामी ग्रामी एरिया है, ठीक है, और वहाँ पे आपके पास जो है ना 500 यार्ड से ऊपर का प्लॉट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो तब भी जो है ना वो क्या होगा, आपने टैक्स पे करना है। एनी पर्सन हु owns a flat with a covered area of 200 square feet or more located in rated area, ठीक है। तो इसमें भी कह रहा है कि भाई जो फ्लैट आपका वो कवर हो, कवर मतलब उसमें 200 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन हुई हो, तो वो भी टैक्स पेयर होगा। एनी पर्सन ऑन सम मोटर व्हीकल इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी, 1000 सीसी से अगर ज़्यादा आपके इंजन कैपेसिटी है तो तब भी आपके पास क्या होगा, तब भी आप टैक्स पेयर होंगे, ठीक है। एनी पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड अ नेशनल टैक्स नंबर, जिस बंदे का NTN नंबर बना होगा, क्या बना होगा, NTN नंबर बना होगा, नेशनल टैक्स नंबर जिसका बना होगा उसने टैक्स पे का वो टैक्स पेयर होगा। एनी पर्सन होल्डिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर द एनुअल बिल एक्सीड्स 5 लाख, कोई भी कमर्शियल होल्डिंग कनेक्शन है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना, और आपका जो बिल आता है 5 लाख से ज़्यादा आता है तो उसके ऊपर भी टैक्स है। तो मतलब बिजली का इस्तेमाल जो है वो कमर्शियल लेवल पे कम करना चाहिए, ठीक है, वरना आप बिल तो पे करेंगे, साथ में इजाफी टैक्स भी पे करेंगे। एवरी बिजनेसमैन हुज इनकम इज मोर देन 3 लाख बट लेस देन 4 लाख फॉर द ईयर ही इज टैक्सेबल, टैक्स पेयर, ठीक है। एनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन बॉडी प्रोफेशनल बॉडी शुड आल्सो फाइल द रिटर्न। रिटर्न जो यहाँ पे कह रहा है, रिटर्न बेसिकली जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो रही है, गोशवारे की बात हो रही है। इनको हम लोग जो है ना हमारी जो यहाँ पे पेशावर की या पाकिस्तान की जो लैंग्वेज उसमें गोशवारा कहा जाता है, ठीक है, रिटर्न को। ये बेसिकली क्या होता है, आप रिटर्न और आपने जो है ना इनकम टैक्स बेसिकली क्या है, ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, तो इसलिए इसको हम लोग जो है ना रिटर्न करते हैं टू द स्टेट, ठीक है। अब वो बंदे जो कि जिनके ऊपर जो है वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, वो कौन कौन है, अ विडो, एक बेवा औरत, एन ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, वो बच्चा जिसका बाप फौत हो चुके हैं, जिसके वालिद साहब फौत हो चुके हैं लेकिन उसकी उम्र 25 साल से कम है। और नॉन रेजिडेंट पर्सन, एक नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है जो कि बाहर से आए हुए, और डिसेबल पर्सन, तो इन लोगों ने जो है वो टैक्स पे नहीं करना।
ओके, टैक्स ईयर क्या होता है? टैक्स ईयर जो होता है वो डिफरेंट, हमारे पास टैक्स ईयर्स हैं। एक ऊपर हमने टैक्स ईयर की बात की थी कि जो पाकिस्तान का टैक्स ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और जून 30 को क्या हो जाता है, वो एंड हो जाता है। ठीक है, तो नॉमिनल टैक्स ईयर हमारे पास वो कहलाता है जो कि जून 30 को ख़त्म होता है। ठीक है, और कब वो शुरू होता है? वो 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है नॉर्मली जो टैक्स ईयर होता है। ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? स्पेशल टैक्स ईयर ये होता है कि भाई जो आपके पास डिफरेंट किस्म की कंपनीज है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कॉटन, टेक्सटाइल हो गया ना, तो हर एक उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, हर एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए स्पेसिफिक टैक्स ईयर जो है ना वो रखा हुआ है। ठीक है, लेट सपोज जो शुगर कैन है उसकी कटाई और ये जो उससे गुड़ वगैरह या चीनी वगैरह बनाई जाती है, तो ये जो दिन होते हैं सर्दियों के होते हैं। ठीक है, और हमारा जब जो टैक्स शेयर होता है ना, वो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वो साल के एंड में ख़त्म हो रहा है, टैक्स ईयर दिसंबर में एंड हो रहा है, तो दिसंबर में वो अपनी प्रोडक्शन पे फोकस देंगे या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करने पे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट इनका जो टाइम है वो चेंज कर रही थी। गवर्नमेंट तब इनको टाइम देती है जब इनका सेशन ऑफ हो जाता है। जब सेशन ऑफ होता है तब इनको टाइम दिया। आजकल जो है ना इनका क्लोजिंग चल रही, तो इन्होंने अपना टैक्स रिटर्न क्या करना होंगे, फाइल करने होंगे। ठीक है, ये डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टाइप ऑफ वो हैं, टैक्स पेयर की क्लासेस हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जूट गुड्स हैं, ये 1 जुलाई को शुरू होता है, 30 जून को ख़त्म होता है। मैन्युफैक्चरिंग शुगर और कॉटन टेक्सटाइल, तो देखिए शुगर कब शुरू हो रही है, अक्टूबर से इसका जो है ना वो टैक्स ईयर शुरू हो रहा है और 30 सितंबर को एंड हो रहा है। 30 सितंबर को उनको पता है भाई 30 सितंबर पर ये लोग फारिग होंगे। ठीक है ना, तो अक्टूबर के महीने में ये क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इनका काम दोबारा शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरीके से आप लोग देख लें, बकाया भी जो है ना डिफरेंट वो है, राइस वाले हो गए और कॉटन गिनिंग हो गया, राइस हस्किंग हो गया, ऑयल मिलिंग हो गया, 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो डिफरेंट आपके पास जो है ना वो क्या है, ये स्पेशल टैक्स है। ठीक है, उसके अलावा आप देख लें कि यहाँ पे जो है ना शॉल्स हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड डीलिंग इन शॉल्स। तो शॉल्स की ज़रूरत कब पड़ती है? शॉल्स की ज़रूरत सर्दियों में पड़ती है। जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से क्या स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल से हमारे पास गर्मी स्टार्ट हो जाती है। गर्मी में इसका सीज़न ऑफ हो जाता है, ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज कर लेते हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो क्या है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। टोटल इनकम क्या होता है, नीचे आपको ये 5 सोर्स दिखाई दे रहे हैं इनकम के। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 मेजर सोर्सेज हैं। अगर आप कोई पैसे कमाएंगे तो आप इन 5 सोर्सेज से कमाएंगे, और कोई सोर्स आपके पास नहीं हो सकता। या तो तनख्वाह आएगी, या आपके पास प्रॉपर्टी, या आपका कारोबार है, या आपने शेयर्स लिए हैं, या आपके पास कोई अदर इनकम है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी। तो इनको हमने डिवाइड किया हुआ है 5 हेड्स में। ठीक है, और इनको बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। फिर इसके अंदर हम लोग जो है ना बाकी सारी जितनी भी जो है ना वो रिकॉर्डिंग होती है वो हम लोग करते हैं टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, लास्ट हमारे पास है टर्नओवर है। टर्नओवर बेसिकली आपकी जो ग्रॉस सेल्स होती है, ये ग्रॉस रिसीट आपको जो आती है, वो बेसिकली क्या होती है, वो आपके पास टर्नओवर के लिए होती है। ठीक है, इसके साथ हमारी जो है ये हेडिंग्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।